हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम एक स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 4 चीज़ों से मिलके बनता है। पहला जो है वो हेड पोर्शन है, दूसरा जो है वो नेक है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, तीसरा जो है वो मिडल पीस ये वाला रीजन, और चौथा जो है वो है टेल पोर्शन यानी फ्लैजुलम पोर्शन। तो अगर हम यहाँ पर स्पर्म के अंदर देखें तो इसको जो है वो एक मेम्ब्रेन कवर कर रही है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एक एनवलप की तरह एक्ट करती है। ठीक है, अब हेड की अगर हम बात करें तो हेड के अंदर एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दूसरा क्या है, इसके एंटीरियर पोर्शन में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। एंटीरियर पोर्शन में कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, स्पर्म को ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं ये एंजाइम्स। तो हेड पोर्शन कैसा है, ओवल शेप है और फ्लैट है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एंटीरियर पोर्शन में एक्रोसोम प्रेजेंट है। एक्रोसोम क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, इट कंटेन सम एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं ओवम में स्पर्म को। दूसरा जो है वो नेक पोर्शन, बहुत ही स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है ये। इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, स्पिंडल्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। तीसरा जो है वो है मिडल पीस। मिडल पीस में क्या है, हम देख रहे हैं मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मिडल पीस है वो स्पर्म का क्या है, पावर हाउस है। क्यों है पावर हाउस, बिकॉज इट कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट पोर्शन है टेल। टेल हम क्या बोल सकते हैं, टेल फ्लैजुलम पोर्शन है यानी मोटिलिटी मूवमेंट में हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ इट्स टेल। तो टेल में जो सेंटर अंदर वाला पोर्शन है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सोनीम। एक्सोनीम प्रेजेंट होते हैं जो क्या है, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है। और आउटर पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्मिक की एक शीट प्रेजेंट है। तो टेल जो है इन दोनों से मिलके बनी है, एक तो एक्सोनीम और दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक शीट। ये दोनों ही चीजें क्या करेंगी, टेल को मूवमेंट में हेल्प करेंगी। तो अब इसकी थ्योरी क्या है एक बार वो भी देख लेते हैं। स्पर्म क्या है, एक माइन्यूट सा फ्लैजिलेटेड और मोटाइल गैमेट है जिसमें कोई भी न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, पूरी बॉडी को कवर करती है स्पर्म की। स्पर्म किससे मिलके बना है, 4 पार्ट से, हेड से, नेक से, मिडल पीस से और टेल से। हेड का हमने देखा ओवल और फ्लैट था। इसके अंदर क्या था, हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, क्योंकि स्पर्म क्या है, एक गैमेट है विच इज हैप्लॉइड। एंटीरियर पोर्शन में क्या प्रेजेंट था, कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं यानी पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। नेक जो है वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है और इसमें 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और ये क्या करते हैं, स्पिंडल्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। तीसरा जो है मिडल पीस, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जिसकी हेल्प से जो है वो टेल पोर्शन से वो मूव हो पाएगा स्पर्म। तो हम बोल सकते हैं स्पर्म का पावर हाउस जो है वो मिडल पीस है। टेल जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो है सेंट्रल पार्ट जिसको हम बोलते हैं एक्सोनीम, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, और जो आउटर पार्ट है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक शीट। ये क्या करते हैं, दोनों ही स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बोलें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन होएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या है, यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। इनको हम पीजीसी भी बोलते हैं यानी प्राइमोडियल जर्म सेल्स और प्राइमरी जर्म सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं उसमें जो जर्मिनल एपिथेलियम थी उसके अंदर ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल और प्राइमोडियल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस करेंगे तो फिर से ये डिप्लॉइड ही रहेंगे और क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, इस तरह से माइटोसिस के थ्रू ये क्या बना लेंगे, बहुत सारे मल्टीपल स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यानी ये फेज जो होगी ये हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन फेज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल और प्राइमोडियम जर्म सेल्स विच आर डिप्लॉइड इन नेचर अंडरगो माइटोसिस, तो क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे स्पर्मेटोगोनिया।
यानी ये फेज जो हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन फेज हो जाएगी। नेक्स्ट जो फेज आएगी वो होगी ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे साइज जो है वो इंक्रीज होगा। यानी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, बहुत सारा न्यूट्रिशन लेगा और अपना साइज बढ़ाएगा। और इस तरह से जब ये पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो मैच्योर हो जाएगा, अब क्या करेगा, किसके अंदर जाएगा, फुली ग्रोन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाएगा मैचुरेशन फेज के अंदर। इस मैचुरेशन फेज को, यानी ये जो थर्ड फेज है मैचुरेशन फेज, इसको हम मेयोटिक फेज भी बोलते हैं। दिस इज मेयोटिक फेज। क्यों मेयोटिक फेज, क्योंकि यहाँ पर मेयोसिस हो रही है। तो यानी ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो पूरी तरह से ग्रो हो चुका है, वो अब क्या करेगा, मैचुरेशन फेज में एंटर करेगा और मेयोसिस 1 के थ्रू ये क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी अब ये जो है ये हैप्लॉइड हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो फर्स्ट मेयोसिस से हमारे पास बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद मेयोसिस 2 जब होगी तब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। यानी अभी भी ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, पूरी तरह से स्पर्म नहीं बने हैं, ये स्पर्मेटिड्स हो गए। यानी ये एक पार्ट हुआ किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का, अप टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। पहली फेज इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज थी, दूसरी फेज इसमें ग्रोथ फेज थी और तीसरी फेज इसमें मैचुरेशन फेज थी। मैचुरेशन फेज तक हमें मिल गए क्या, स्पर्मेटिड्स। अब इसके बाद जो लास्ट फेज आती है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में एक स्पर्म जो है वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएगा, यानी उसके अंदर जो है वो एक टेल पोर्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, फुल ग्रोन स्पर्म जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। तो इस फेज में स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये स्पर्म जो होंगे ये अपना हेड पोर्शन जो है ये किसके अंदर जो है एम्बेड करेंगे, सर्टोली सेल्स में। सर्टोली सेल्स के अंदर ये अपना हेड जो है वो, इनका हेड जो है वो एंटर हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। अब सर्टोली सेल्स से जब ये रिलीज होंगे, यानी हम बोल सकते हैं कि सेमिनिफेरस टिब्यूल से जब ये रिलीज हो जाएंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। यानी स्पर्मियोजेनेसिस में दो चीजें होंगी, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, दूसरा सर्टोली सेल्स में स्पर्म अपना हेड एम्बेड कर लेगा, उसके बाद रिलीज होगा क्या, स्पर्म कहां से, सेमिनिफेरस टिब्यूल से, फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म जो है वो रिलीज हो जाएंगे, यानी स्पर्मिएशन करेंगे। और इसके बाद स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज होने के बाद एपिडिडाइमिस में जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक और चीज जो हमें स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़नी है वो क्या है कि जब प्यूबर्टी आती है तब उस समय क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन में, इसके पास एक हार्मोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, और दूसरा होता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो है GnRH, जब प्यूबर्टी आती है तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये रह नहीं पाता और ये कहाँ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में, और एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाकर ये नॉक कर देता है। और फिर क्या करता है, दो हार्मोन्स जो इस एंटीरियर पिट्यूटरी के पास होते हैं, यानी वन इज योर LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा जो है वो FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है यानी LH, ये L के ऊपर एक्ट करेगा, यानी ये क्या करेगा, जो लेडिक सेल्स होते हैं इनके ऊपर जाकर एक्ट करेगा और यहां से क्या सिक्रीट होगा, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जब सिक्रीट होंगे तो ये क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट करवाएंगे किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। यानी शुरुआत ये करवाते हैं टेस्टोस्टेरोन, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस।
वहीं पर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस करवाएंगे। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या है, स्पर्मेटिड्स तक तो काम हो ही गया था, उसके आगे का काम ये करेंगे, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो यानी ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हैं ये क्या करेंगे, ये सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे। सर्टोली सेल्स जो है हमें पता है स्पर्मियोजेनेसिस में इन्वॉल्व थे, तो ये सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे और वहाँ से स्पर्मियोजेनेसिस को करवाएंगे, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन करवा देंगे। सबसे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक हैप्लॉइड मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, स्पर्मेटोजुआ बोलते हैं, जो किससे बना रहे हैं, एक डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया से। हमें ये भी पता है गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, हम प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो होते हैं, चाहे वो क्या है oogenesis में इन्वॉल्व हो, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व हो, जो डिप्लॉइड होते हैं, जो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं और फाइनली क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स, यानी स्पर्म और ओवा। ये क्या है, गैमेटोजेनेसिस। तो हम पढ़ रहे हैं अभी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो इसमें क्या हुआ, हैप्लॉइड फंक्शनल मेल गैमेट और स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन हुआ, किससे, स्पर्मेटोगोनिया से। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला जो इसका पार्ट था वो क्या था, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कराना। इसमें 3 फेजेस आ रही थी, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज और मियोटिक फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या हो रहा था, माइटोसिस हो रही थी, प्राइमोडियल जर्म सेल जो था, जो जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट था, ये इसने क्या बना दिया, स्पर्मेटोगोनिया बना दिए और डिप्लॉइड स्पर्म मदर सेल बना दिए। ग्रोथ फेज में ये जो स्पर्मेटोगोनियम है इसने अपना साइज बढ़ाया और क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद मियोटिक फेज और मैचुरेशन फेज में क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 1 करी और बना दिए 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने दोबारा से मियोसिस करी, लेकिन कौन सी मियोसिस, सेकेंड मियोसिस, और यहाँ पर बनाए 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। तो ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। यहाँ तक फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो कवर हुआ। सेकेंड पार्ट में जो है वो क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या है, एक नॉन मोटाइल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक फंक्शनल और मोटाइल स्पर्मेटोजोन में, यानी एक स्पर्म बन रहा है। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, स्पर्मिएशन, यानी स्पर्म अपना हेड जो है वो सर्टोली सेल्स में एंटर करवा लेगा और उसके बाद वो रिलीज हो जाएगा कहाँ से, सेमिनिफेरस टिब्यूल से। यानी जब एक स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो ये था स्पर्मियोजेनेसिस। कंट्रोल भी हमने देखा कि जब प्यूबर्टी के टाइम पर किसका लेवल बढ़ेगा, जीएनआरएच का, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो फिर ये कहाँ जाएंगे, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और वहाँ से 2 हार्मोन्स रिलीज करवाएंगे, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच जो है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, लेडिक सेल्स के ऊपर, और ये क्या करवाएंगी, सिंथेसिस करवाएंगे और सिक्रीशन करवाएंगी एंड्रोजेंस, और स्पेसिफिकली क्या होगा यहाँ से सिक्रीशन, टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करवाएगा। एफएसएच की अगर हम बात करें तो ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, सर्टोली सेल जो कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे थे, स्पर्मियोजेनेसिस, उसके ऊपर एक्ट करेंगे एफएसएच, और वहाँ से ये कुछ फैक्टर्स को सिक्रीट करवाएंगे जिससे स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कंप्लीट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद अब हम पढ़ेंगे oogenesis। तो oogenesis में भी बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह फेजेस हैं, जैसे यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है, मैचुरेशन फेज है। तो जैसे हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो होते हैं और प्राइमरी जर्म सेल्स जिनका नेचर कैसा होता है, डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं ये माइटोसिस करेंगे, यानी यहाँ पर माइटोटिक डिविजन्स होंगी और ये क्या करेंगे, oogoनियास बना देंगे, ओके, जो कैसे हैं, डिप्लॉइड। अब ये जो oogonia है इनमें से एक oogonia क्या करेगा, अपना साइज बढ़ाएगा, कैसे, न्यूट्रिशन मिलेगा, अपना साइज जो है वो बढ़ाएगा, यानी ग्रोथ फेज में एंटर कर जाएगा और बना देगा प्राइमरी oocyte। और बाकी oogonia जो होंगे वो क्या करेंगे, फॉलिकुलर एपिथेलियम बनाएंगे, यानी बहुत सारी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करेंगे। तो यानी यहाँ पर एक फॉलिकुलर एपिथेलियम बना देंगे जो बाकी oogonia होंगे, और फिर वो फॉलिकुलर एपिथेलियम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी फॉलिकल्स में। अब इसके बाद ये प्राइमरी oocyte जो डिप्लॉइड है नेचर में,
ग्रोथ फेज के बाद एंटर होगा किसमें, मैच्योरेशन फेज में। तो यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte जो हमें ध्यान रखना, यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ मियोसिस तो होगी, लेकिन ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, एक जो है वो नॉर्मल सेकेंडरी oocyte बनाएगा जो हैप्लॉइड होगा, और दूसरा एक स्मॉलर स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी। तो ये जो सेकेंडरी oocyte बनेगा, इसके अंदर भी सेकेंडरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, फिर टर्शरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, बीच में फिर एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं एंथ्रम। ये कैविटी डेवलप हो जाएगी और फिर ये टर्शरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में। उसके बाद जो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के बाद जो है वो क्या होगा, दोबारा से मियोसिस 2 होगी, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी oocyte से एक तो हमें ओवम मिल जाएगा और दूसरा हमें मिलेगी स्मॉल पोलर बॉडी। और वहीं जो पोलर बॉडी बनी थी जब सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी उससे, यानी जब एक प्राइमरी oocyte जो था वो जब मियोसिस 1 के अंदर गया तो एक सेकेंडरी oocyte मिला था और एक स्मॉलर पोलर बॉडी मिली थी। ये पोलर बॉडी जब सेकेंड मियोसिस करेंगी तो 2 स्मॉलर पोलर बॉडीज मिल जाएंगी। मियोसिस 2 के बाद ये तीनों ही पोलर बॉडीज क्या करेंगी, डीजेनरेट कर जाएंगी, और बाकी हमें मिल जाएगा एक मैच्योर ओवम। तो इस तरह से oogenesis कंप्लीट हो जाती है। सो oogenesis क्या है, इसमें भी एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेट जिसको हम ओवा बोलते हैं, किससे बन रहा है, डिप्लॉइड मदर सेल से और oogonia से। इसमें भी 3 फेजेस हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें क्या होगा, प्राइमरी जर्म सेल्स जो होंगे जर्मिनल एपिथेलियम के, ये माइटोटिक डिविजन्स करेंगे और बना देंगे बहुत सारे oogonia और डिप्लॉइड मदर सेल। नेक्स्ट फेज आएगी ग्रोथ फेज, जिसमें एक oogoनियम जो होगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte में, और बाकी के जो दूसरे oogonia होंगे वो बनाएंगे फॉलिकुलर एपिथेलियम, और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। लेटर क्या होगा, जब सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो जाएगा तब उसके बाद इस सेकेंडरी oocyte में भी बहुत सारी लेयर्स आ जाएंगी सेल्स की, और ये बनाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल। फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है एक कैविटी डेवलप करेंगी जिसको हम बोलते हैं एंथ्रम, और इसके बाद हम इसको बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। ये टर्शरी फॉलिकल चेंज हो जाएगी किसमें, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। लास्ट आएगी मैच्योरेशन फेज, जिसमें हमने देखा था मियोसिस 1 हुई थी, प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के अंदर गया और इसने 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाए थे। पहला जो स्मॉल सेल था जिसको हमने कहा फर्स्ट पोलर बॉडी, और दूसरा जो लार्ज सेल था इसको हमने कहा सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte जो थी इसने एक मेम्ब्रेन बनाई जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी oocyte जो है इसने एक मेम्ब्रेन बनाई थी जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, जो इसको सराउंड करके रखती है। सेकेंडरी oocyte ने सेकेंड मियोसिस करी और फिर से एक सेकेंड पोलर बॉडी बनाई और एक लार्ज सेल बनाया जिसको हमने बोला oocyte, और ये oocyte जो है ये डिफ्रेंशिएट हो गया और ये किसमें कन्वर्ट हुआ, ओवम में। तो इस तरह से आपकी ये जो oogenesis है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।